सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और ये क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे थ्योरम 6.1 के नाम से हम लोग जानेंगे। तो प्रमेय 6.1 जो है इस बार के एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करिए, प्रिपेयर करिए। और चलिए आज हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज में बोला जा रहा है सवाल, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वे अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। सवाल ये है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं। यहाँ सवाल बोला जा रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, मान लेते हैं एक त्रिभुज कोई है ए बी सी, इसके कोई भी भुजा आप ले लीजिए, चाहे वो बी सी के समानांतर ले लीजिए, चाहे वो ए बी के समानांतर या ए सी के समानांतर। मान लेते हैं हम बी सी के समानांतर एक रेखा खींच लेते हैं जिसका नाम है डी और ई, ठीक है, डी। तो यहाँ पर डी बिंदु हो गया इस भुजा पर ए बी पर, और इस भुजा पर एक बिंदु हो गया ए सी। तो जब ये हो गया तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये भुजा दो भाग में बट रहा है और ये भुजा भी दो भाग में बट रहा है ना। तो दोनों साइड जो डिवाइड हो रहा है दो पार्ट में, तो उसी के बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। माना त्रिभुज ए बी सी में बी सी के पैरेलल में है डी ई, क्लियर है। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना भाई? तो डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सिद्ध करने के लिए सॉरी तो सिद्ध करना है हमें ए डी बटे डी बी, भुजाओं का अनुपात है ना। देख लीजिए, दो भुजाओं को एक ही बिंदु में अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो एक ही अनुपात ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी, इसी को ना अनुपात कहते हैं। और दूसरा हो जाएगा इधर का ए ई बटे ए सी, ठीक है, ए ई बटे ए सी। तो चलिए प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। इसमें रचना क्या होगा? तो सबसे पहले इसका एक रचना करते हैं कि डी से, देखिए यहाँ डी से हम लोग यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींचते हैं तो डी एम परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ई से एक इधर परपेंडिकुलर खींचते हैं, ई इसको ई एन परपेंडिकुलर कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रचना में लिखना पड़ेगा हमें साबित करने के लिए ए डी इज परपेंडिकुलर टू डी एम, सॉरी ऐसे लिखते हैं, डी एम इज परपेंडिकुलर टू ए डी तथा ए ई इज परपेंडिकुलर टू ए इज परपेंडिकुलर टू, तो यहाँ हो जाएगा ए ई या डी एम परपेंडिकुलर टू ए, डी एम इज परपेंडिकुलर टू ए ई, और दूसरा हो जाएगा ई एन इज परपेंडिकुलर टू ए डी तथा ई एन जो परपेंडिकुलर है वो किसका है? ए डी का, ठीक है। तथा हम लोग एक काम और एक करेंगे यहाँ पर, क्या? तथा बी ई और डी सी, बी ई तथा एवं डी सी को मिला दिया, मिलाया, ये काम कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रमाण करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए प्रमाण जो हम लोग कर रहे हैं इसमें ध्यान देंगे, एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल सबसे पहले हम बात करते हैं ए डी ई बटे अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक तरफ आप ए डी ई, ये जो ट्रायंगल है ए डी ई, और दूसरा ट्रायंगल आप ले लीजिए डी ई बी ले लीजिए, ठीक है ना, डी ई बी। तो इसे क्या होगा, इसे ये भुजा निकलेगा। देखिए ये जो भुजा का अनुपात हमको सिद्ध करना वो निकलेगा, ठीक है ना। तो हम जैसे ए डी ई लेते हैं और यहाँ डी ई भी लेते हैं, तो आप जानते हैं जब भी किसी त्रिभुज में एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं, परपेंडिकुलर आने के बाद यानी लंब आने के बाद वो ट्रायंगल 90 डिग्री वाला ट्रायंगल कहलाएगा। दैट मीन्स कि राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, और हिंदी में इसे हम लोग समकोण त्रिभुज भी कहते हैं, है ना। तो आप समकोण त्रिभुज का फार्मूला भली भांति जानते होंगे, या नहीं जान रहे तो यहाँ पे देखिए फार्मूला होता है समकोण त्रिभुज बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, है ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ए डी ई के लिए यदि हम बेस ए डी को मानते हैं, तो इसका हाइट हम लोग मानेंगे। देखिए जिस पर कोई बेस होता है और उस पर जो परपेंडिकुलर होता है वो ऑलवेज उसका हाइट कहलाएगा।
तो यहाँ AD बेस है तो उसका हाइट कौन कहलाएगा, EN कहलाएगा, डेफिनेटली EN कहलाएगा, है ना। उसी प्रकार नीचे भी एक ट्रायंगल है DEB, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं DEB ये ट्रायंगल है DEB, है ना। इस DEB ट्रायंगल में आप देखो बेस इसके लिए DB कहलाएगा, बेस कहलाएगा यानी आधार कहलाएगा DB। तो उसकी ऊंचाई जो होगी, ये जो बेस है बेस यही होगा, तो इसके लिए हाइट जो है आप पूरा उस लाइन पे देखिए, ये पूरा लाइन पे मान लेते हैं ट्रायंगल इधर है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए हाइट कहाँ पर है, जो 90 डिग्री होगा वही तो ना हाइट होगा, तो इसलिए उसका हाइट हो जाएगा आपका EN। तो EN और EN कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा। देन हम लोग के पास फाइनली आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB बराबर क्या होगा, AD/DB होगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। पुनः क्या करेंगे, फिर से हम लोग उसी प्रकार एक एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ही लेंगे, वही ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि इस बार हमको बेस AD चाहिए था तो हमने AD निकाला, इस बार हमको बेस AE चाहिएगा तो AE बेस कहाँ पर है, AE यहाँ पर आधार है। तो AE के लिए हमको कौन सा ट्रायंगल इंपॉर्टेंट होता है, ये पूरी ट्रायंगल इंपॉर्टेंट होता है, तो ADE को हम देख रहे हैं, ठीक है ना। ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल EC के लिए, यहाँ पे देखिए EC यहाँ पर है, तो EC के लिए कौन सा ट्रायंगल है, आप देख रहे हैं DEC, है ना। तो बटे कर देते हैं ट्रायंगल DEC बराबर फॉर्मूला होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इसके लिए जो आधार हो जाएगा वो हो जाएगा AE, और इसके लिए जो ऊंचाई हो जाएगा वो हो जाएगा DM। बिल्कुल होगा। क्या किसी को कोई तरह का दिक्कत है तो आप कमेंट करेंगे हमें, तो कोशिश करेंगे हम आपके लिए फिर से इस चीज़ को एक्सप्लेनेशन करने का, या हमारे यहाँ डिस्क्रिप्शन पे मोबाइल नंबर रहेगा, वो मोबाइल नंबर पे आप कॉल करिएगा, आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। और जितने भी बंदे देख रहे हैं इस वीडियो को कृपया करके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए जो आपके 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ जिसको आप चाहें शेयर करिए, ताकि जल्दी से जल्दी वीडियो आगे बढ़े, ताकि आप सभी सीखें और हमारा भी वीडियो आगे बढ़े। देन आप क्या करेंगे, DEC के लिए यहाँ पे देखिए DEC गौर करेंगे तो आपको DEC के लिए बेस आप आधार EC को मानेंगे, तो इसके लिए ऊंचाई क्या होगा, तो ऊंचाई इस पूरे बेस पे देखिए, बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन होता है कि सर आधार यहाँ हुआ तो ऊंचाई इधर, तो देखो भाई इधर कहीं ऊंचाई तो आपका है नहीं, तो आप क्या करेंगे, ये EC आधार है तो ये पूरा लाइन को भी वही आधार में हम लोग काउंट करेंगे, है ना। तो EC के लिए वो या पूरा AC के लिए, EC के लिए या पूरा AC के लिए लंब कौन है, DM है, तो उसके लिए भी हम लोग का जो परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा, DM कहलाएगा, और उसका जो बेस है आधार जो है वो क्या कहलाएगा, EC होगा, है ना। तो DM और DM कैंसिल आउट होगा, 1/2 कैंसिल आउट होगा। देन बचेगा आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, तो बराबर हो जाएगा आपका AE बटे EC। इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए समीकरण 2। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर देख लिया इक्वेशन 1 में AD बटे DB और यहाँ AE बटे EC, AD बटे DB AE बटे EC, ये मिल गया तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से यहाँ लिख देगा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से इतना बराबर इतना। तो थोड़ा सा बहुत सारे बच्चे इस तरह करते हैं, आप बिल्कुल भी उस तरह ना करेंगे, वो गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे मैच करना पड़ेगा। क्या सर, तो आप देखो ADE आप जानते हैं LHS इक्वल होता है तो RHS भी डेफिनेटली इक्वल होगा। तो LHS यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं ADE है, हाँ भाई ADE है, समीकरण 1 और समीकरण 2 में आप कंपेयर करेंगे। तो जब दोनों का ADE सेम है तो आप यहाँ पर देख लें DEB है और यहाँ पर DEC है, क्या ये बराबर है, नहीं बराबर है। तो जब बराबर नहीं है, दोनों त्रिभुज बराबर नहीं होगा, तब तक इसका क्षेत्रफल भी बराबर नहीं हो सकता। तो इसलिए हम लोग क्या जानते हैं, अब एक नया नियम आप समझिए थोड़ा सा। तो क्या नियम होता है, एक नया रूल है, और ये रूल को आप अपने बेसिक क्लास में पढ़े होंगे, बहुत जूनियर में। तो ये है, ये त्रिभुज का समांतर रेखा हो गया, है ना। इधर थोड़ा देर के लिए हम इरेज कर देते हैं, समांतर रेखा हो गया। इस समांतर रेखा के बीच में एक त्रिभुज इधर बन रहा था भाई, और दूसरा त्रिभुज बन रहा था ये वाली, क्लियर है। तो 2 त्रिभुज बन रहा था और एक ही समांतर रेखा। यदि एक ही समांतर रेखा में 2 त्रिभुज बने एक ही आधार पर, तो उसका दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता। तो वही को हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा के बीच, नीचे नहीं दिख रहा है, लिख देते हैं। हम जानते हैं एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का
क्षेत्रफल बराबर होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक ही आधार DE एक आधार हो गया और समांतर रेखा DE समानांतर टू BC हो गया। तो उसके बीच में कौन कौन दो त्रिभुज है? तो एक त्रिभुज आधार सेम होना चाहिए। देखिए त्रिभुज तो 1 2 3 4 5 बहुत सारे त्रिभुज बन जाएंगे, लेकिन ट्रायंगल को देखना है एक ही आधार पर होना चाहिए। तो आधार देखिए DE आधार पर कौन कौन त्रिभुज है? तो DE पर DEB है ना। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल को इंग्लिश में शॉर्ट में AR एरिया कहते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार बराबर हो जाएगा DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, दोनों बराबर हो गया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से लेंगे। समीकरण 2 क्या है बाबू? तो आप जरा गौर करिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपन यहाँ DEC है, तो जब DEC को हम DEB लिख सकते हैं, तो क्या हम ये DEC के जगह पर DEB लिख दें? क्या किसी को कोई तरह का प्रॉब्लम होगा? DEB, आप देखो यहाँ पर DEC है और हम लिख रहे हैं DEB, क्यों? क्योंकि दोनों आपस में क्या था, इक्वल था। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा AE/EC, ये मान लेते हैं समीकरण 3 है। अब आप देखो, अब समीकरण 1 में जरा गौर करिए, ADE DEB, यहाँ पर 3 पे देखिए ADE DEB, क्या दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हुआ? और दोनों साइड में RHS भी आपस में क्या हो गया, बराबर, समीकरण 1 और समीकरण 3 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से। समीकरण 1 और समीकरण 3 में क्या हो गया, LHS ये हो गया, सॉरी LHS इधर हो गया, ये वाला आप देख रहे हैं, और ये हो गया आपका इसका LHS। तो दोनों का जब LHS इक्वल होगा तो दोनों का RHS भी बराबर होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि AD/DB बराबर AE/EC होगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका प्रूव्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको इस तरह में यहाँ पर कोई भी समस्या है तो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और ये जो चैनल है अभ्यास एजुकेशन, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिले। और इसमें एक मॉडिफिकेशन हम लोग करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, क्योंकि जब तक, और हाँ, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे क्लास में पूछते हैं कि सर याद नहीं होता थ्योरम। तो थ्योरम को याद करने के लिए सबसे बड़ा बात आपको ये करना पड़ेगा, सबसे पहले आप ये करिए कि थ्योरम को आप एक बार बढ़िया से समझ लीजिए। समझने के बाद आप क्या करते हैं कि उसको नोट करिए कॉपी में बढ़िया से सजा के, ठीक है ना। नोट करने के बाद अब बार बार इसको प्रैक्टिस करिए, 2 बार 3 बार 4 बार, दिन में 2 बार, एक दिन में प्रैक्टिस कर दीजिए, दूसरे दिन में फिर 2 बार कर दीजिए, फिर मेरे ख्याल से तीसरे दिन आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको लिखा जाएगा खुद, क्योंकि ये माइंड में आपका कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, ठीक है ना। इसमें आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इससे एक छोटा मोटा रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, तो जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन इस पर बेस्ड होगा, वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए क्या होगा, इसको हम लोग थेल्स प्रमेय का उपप्रमेय कहेंगे। ये प्रमेय 6.1 को हम लोग थेल्स प्रमेय कहते हैं ना, और अभी जो हम आपको बता रहे हैं वो थेल्स प्रमेय का उपप्रमेय। उपप्रमेय, तो उपप्रमेय क्या होता है? तो उपप्रमेय में क्या होता है आप समझिएगा। तो जैसे मान लेते हैं AD/DB = AE/EC आपने प्रूव करा है ना। जैसे आप ये प्रूव कर रहे हैं, तो इस प्रूफ में हम क्या कर सकते हैं, AD/DB +1 कर दीजिए दोनों साइड, AE/EC +1, दोनों साइड +1 करने पर क्या हुआ, यहाँ हम लिख सकते हैं दोनों तरफ 1 जोड़ने पर। जब आप 1 जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आप 1 बाय 1 आप कभी भी ध्यान देते होंगे कि जब भी कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में होता है, तो फ्रैक्शन में होता है तो आप उसको क्या करते हैं, LCM लेते हैं, और LCM लेके उसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो यहाँ DB होगा LCM, इसका AD हो जाएगा 1 से DB बार में, तो DB से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली DB होगा। यहाँ EC हो गया, तो यहाँ हो जाएगा आपका AE + 1 से EC बार में, EC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो EC होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों आप क्या देखते हैं, AD + DB, तो आप जरा देखो, तो AD + DB को क्या लिख सकते हैं आप, AB लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AB, और नीचे में आपका क्या हो गया, DB। और AE + EC को आप क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका AE हो गया, यहाँ पर आपका EC हो गया, तो पूरा को आप AC लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। तो AC हो जाएगा और नीचे में हो गया EC। तो यहाँ से आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं। तो आपको क्या हमने प्रूफ सिखाया जरा आप देखेंगे। तो वो जो प्रमेय था, प्रमेय अलग चीज़ है,
देखिए आपको एग्जाम में जब थेल्स प्रमेय को प्रूफ करने बोलेगा तो सिर्फ यहाँ तक आपको प्रूफ करना है। ये मैं आपको मकसद था कि आपको इस तरह का सवाल क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएंगे मान लेते हैं, या फिर आपके बुक में क्वेश्चन होंगे, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये भी कभी कभी आपका जो है तरीका का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए हम ये चीज़ को यहीं थ्योरम पे ही सॉल्व करा दिए, ताकि नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसके लिए हमको अलग वीडियो ना बनाना पड़े और आपको कहीं फिर दिक्कत ना हो, या फिर आपको अलग कोई वीडियो देखना इसके लिए ना पड़े। एक ही वीडियो में ये सॉल्व कर लिया हम लोग। यहाँ से अब हम लोग इस फिगर को ध्यान देंगे तो आपको अब दिमाग में आएगा कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC हम प्रूफ कर चुके थे एक बात यहाँ पर। अब हम कह सकते हैं AB बटे यदि DB लिखेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा AC बटे EC। उसी प्रकार यदि आपको लिखना पड़े, ध्यान देंगे आप, यदि बोर्ड आप गौर करेंगे, यदि AD, ध्यान दीजिएगा हम क्या लिख रहे हैं, AD बटे AB लिखते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा इधर वाला में AE, ध्यान दीजिएगा, AE बटे AC। आप पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होगी। तो आप इसी तरह पढ़ते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।